हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों की जो क्लास 8 की चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है ये फ्रिक्शन, इसके पार्ट 1 को बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, फ्रिक्शन हम लोग की लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है एंड एवरीथिंग। सो अब उसी को हम लोग आगे इलेबोरेट करते हैं इस पार्ट में। सो वेलकम गाइज, ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले जो आप लोग को स्क्रीन पे ये एक्टिविटी 3 दिख रहा है, इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें है कि एक बॉक्स लेना है, एक बड़ा सा बॉक्स लेना है, उसको F यूनिट फोर्स के साथ ये धक्का देना है। ठीक है, बॉक्स रेस्ट पे, मतलब बॉक्स मोशन पे नहीं है, बॉक्स ऐसी है, सिंपली एक बॉक्स है ज़मीन पे, उसको F यूनिट फोर्स, F यूनिट मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स के साथ उसको धक्का देना है। हम लोग धक्का लगाए, हम लोग देखे कि बॉक्स नहीं हिला, फिर 2F यूनिट फोर्स यानी कि 20 न्यूटन के साथ धक्का लगाए, हम लोग देखे तब भी जो बॉक्स है वो हिला नहीं। तो उस समय जब बॉक्स रेस्ट में है और हिला नहीं, तो ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि उस समय कोई तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, तब ना बॉक्स नहीं हिल रहा है। मतलब वहाँ पे बॉक्स का सरफेस और ज़मीन का सरफेस, बॉक्स का सरफेस और ज़मीन का सरफेस में इंटरलॉकिंग्स हुआ है, वो लॉकिंग्स बहुत ताकतवर है, तभी ना बॉक्स नहीं हिल रहा है, वो लॉकिंग्स बहुत ताकतवर है। तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, द फ्रिक्शन विच अप्लाइज ऑन द बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। ओके, तो अब हम लोग इस बॉक्स को हिला रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स के साथ हिला, तब भी बॉक्स नहीं हिला। तो इसका मतलब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग का फोर्स को अपोज करने वाला है कोई। हम लोग अगर सामने की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो पीछे से, हम कल भी आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। किसके ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बॉडी को फॉरवर्ड अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़, जब हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो हम लोग को फ्रिक्शन मिला, फ्रिक्शन उतना ही मिला, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। जब हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, हम लोग अपना फोर्स को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तब हम लोग देखें कि फ्रिक्शन फोर्स और ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो और ज़्यादा लग रहा है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये खुद को एडजस्ट कर रहा है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे ही फोर्स बढ़ता है वैसे ही जैसे ही हम लोग अपना फोर्स बढ़ाते हैं वैसे ही फ्रिक्शन भी बढ़ता है, मतलब बॉडी का जो टेंडेंसी है मूव होने का, वो और ज़्यादा ही, मतलब जो फ्रिक्शन है वो बॉडी को और ज़्यादा रोकता है कि वो उसको हिलने नहीं दे रहा है। जब हम लोग जैसे ही अपना फोर्स बढ़ाते हैं वैसे जो लॉकिंग्स है वो और मजबूत हो जाता है, वो चाहता है कि ये यहाँ से बॉडी ना हिले, तो वो उसको मजबूती से पकड़ के रखता है। इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब जैसे ही फोर्स इंक्रीज होता है वो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, तो वो सेल्फ एडजस्ट हुआ ना, वो खुद को फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ऐसा तो है नहीं कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम लोग उसको कभी हिला ही नहीं सकते, जितना भी भारी से भारी बॉडी हो हम लोग उसको हिला सकते हैं। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही काम करता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही वो काम करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जब तक बॉडी रेस्ट में एक टाइम आता है कि बॉडी हिलना शुरू हो जाता है, बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिस भी सरफेस के ऊपर है उस सरफेस के ऊपर स्लाइड होना शुरू हो जाता है, उस टाइम होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इस फोर्स के बाद जो बॉडी है हम लोग का वो बॉडी हिलना शुरू हो गया है। इट मीन्स कि
एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एक सरफेस दूसरा बॉडी, जो सरफेस है, जो ज़मीन है जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, वो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया। पर एक टाइम आया जब हम लोग का जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स उस फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया। उसके बाद उस फ्रिक्शन का असर, जब हम लोग का फोर्स ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ रहा है। फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक ही है ना, पर हम लोग अपना फोर्स को तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रिक्शन कम हो गया और फोर्स जो है वो, मतलब हम लोग का जो फोर्स है उसका शक्ति ज़्यादा हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब उसके बाद फ्रिक्शन का जो काम है वो ख़त्म होने वाला है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। वो ही फ्रिक्शन है जो उसके ऊपर काम करने वाला है, उसके बाद बॉडी स्लाइड होने वाला है। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लोग को समझ आ गया होगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होता है ना, जैसे ही बॉडी का वो पॉइंट आ जाता है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में आ जाता है, मतलब इसके बाद बॉडी का जो फ्रिक्शनल पावर है वो एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है, बॉडी मूव होने वाला होता है। तब बॉडी दूसरा जो भी सरफेस है, जो भी उसका कांटेक्ट में है, चाहे वो ज़मीन ही क्यों ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोर, वो बॉडी फ्लोर के ऊपर स्लाइड होना शुरू हो जाता है। और उस समय कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा है? मोशन ऑफ अ बॉडी हो रहा है, बॉडी का मोशन ही हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कब होता है? जब व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम में आता है। अब जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम में आता है, हम लोग देखते हैं एक बॉडी को हिलाना, जब वो रेस्ट में होता है तब उसको हिलाने में बहुत मेहनत लगता है, पर जैसे ही वो स्लाइड होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो स्लाइड होना शुरू होता है, तब उस बॉडी को मूव करने में उतना मेहनत नहीं लगता है जितना स्टार्टिंग में लगा होता है। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। मतलब फ्रिक्शन जब कोई भी बॉडी स्लाइड वाला मोशन में रहता है, कोई भी बॉडी चल रहा होता है, कोई भी बॉडी को हम लोग हिला चुके होते हैं, उस समय उसका फ्रिक्शन कम लगता है एज़ कम्पेयर टू जब वो रेस्ट में होता है। इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कमज़ोर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का ये स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होप सो अच्छे से आप लोग को समझ आ गया है। सो ये जो एक्टिविटी है आप लोग के बुक में एक्टिविटी 4, इस एक्टिविटी में क्या है मैं आप लोग को बताती हूँ। सो इस एक्टिविटी में क्या करना है आप लोगों को, एक बड़ा सा वुड का डिब्बा लेना है, वुडन ब्लॉक लेना है, उसको एक चेयर पे रखना है, उसको एक चेयर पे रखना है, और उस चेयर का, जैसे कि आप लोग को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, उस टेबल पे 4 पिंस, मतलब 4 कांटी ठोक देना है, 4 कांटी लगाना है। उसके बाद उस 4 कांटी में एक पेंसिल रखना है। एक पेंसिल क्यों रखना है अभी ये पता चलेगा। उस 4 कांटी का सहारा से, जैसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है वैसे ही 4 कांटी से एक पेंसिल रखना है, 4 कांटी का सहारा पे एक पेंसिल रखना है। उस ब्लॉक को एक धागा से बांधना है। ठीक है, उस धागा से फिर, वो धागा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उस धागा से फिर एक प्लास्टिक का कटोरी टाइप का लेना है। उस प्लास्टिक का कटोरी में मार्बल्स डालना है, और उस प्लास्टिक का जो कपबोर्ड रहेगा या कटोरी रहेगा, उसको 3 सिरा से उसमें नॉट बांध देना है। जो धागा वुडन ब्लॉक के साथ कनेक्ट है उसी धागा को उसमें बांध देना है। ठीक है, तो अब वो जो वुडन ब्लॉक है और वो जो कटोरी है वो कनेक्ट हो गया। अब ये जैसा आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है वैसा सेटअप कर देना है। ओके, इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना कि हम लोग मार्बल को डालते जाएंगे। हम लोग, ये जो बॉडी है ये रेस्ट में, मतलब ये जो वुडन ब्लॉक है ये रेस्ट में है। हम लोग क्या करेंगे, जो कटोरा है हम लोग के पास, ये जो पिंक कलर का आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रहा है, इस पर हम लोग मार्बल्स डालते जाएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा ना कि ये जो बॉक्स है ये हिलना शुरू हो जाएगा। मार्बल्स, जब बहुत सारा मार्बल्स डाल देंगे ना हम लोग, तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये हिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब ये हिलना शुरू हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मार्बल्स निकाल देंगे, 1-2 मार्बल्स निकाल देंगे। मार्बल्स निकालने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि ये बॉक्स मोशन में है। ऐसा क्यों हुआ कि स्टार्टिंग में तो इस बॉक्स को मोशन में लाने के लिए टाइम लगा, पर जैसे ये बॉक्स मोशन में आ गया उसके बाद हम लोग मार्बल्स निकाल दिए तब भी ये बॉक्स मूव हो रहा है। इससे हम लोग को क्या पता चला कि बॉडी जब रेस्ट में होता है तब हम लोग को उसको मूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, ज़्यादा पावर लगता है एज़ कम्पेयर जब बॉडी मोशन में हो। जब बॉडी मोशन में होता है तो हम लोग को फोर्स तो लगता है बट रेस्ट वाला पोजीशन से कम फोर्स लगता है। सो
इससे हम लोग का क्या कंक्लूजन निकला है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन exist between two surface when there is no relative motion. it means simply जब body rest में है तब वहाँ पे static friction role play करता है, and sliding friction कब करता है, when the body slides over the other body. and हम लोग को और क्या पता चला, जो sliding friction होता है वो कम होता है as compared to static friction, क्योंकि जब body slide होना शुरू हो जाता है तब बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता है लॉक होने का। जब एक बॉडी, ये जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसमें यही है कि एक बॉडी जब बॉडी रेस्ट पे है तब क्या होता है, बॉडी में इंटरलॉकिंग होता है, जो सरफेस जैसे फ्लोर का कांटेक्ट में बॉडी है तो फ्लोर का जो अप्स एंड डाउन्स है वो जो है लॉक हो जाता है, किससे, जो वुडन ब्लॉक था उसका अप्स एंड डाउन से लॉक हो जाता है। तो इसी कारण बॉडी का फ्रिक्शन बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी को हम लोग को मूव करने में टाइम लगता है। पर जब बॉडी स्लाइडिंग मोशन में होता है तब बॉडी को बहुत कम टाइम मिलता है कि वो लॉक हो पाए, उसको लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा फ्लोर के साथ। अगर वो वुडन ब्लॉक को लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा तब क्या फ्रिक्शन होगा, नहीं, उस समय फ्रिक्शन बहुत कम होगा। हम लोग बॉडी को स्पीड मूव कर रहे हैं, एकदम स्पीड से उस वुडन ब्लॉक को हम लोग मूव कर रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जितना स्पीड से मूव कर रहे हैं बॉडी को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो बॉडी जाके लॉक हो पाए, बॉडी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो लॉक हो। इसलिए उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी के पास टाइम नहीं होता है कि वो लॉक हो सके। जब वो इंटरलॉक ही नहीं होगा, मतलब लॉक ही नहीं होगा उस अप्स एंड डाउन से, तो फ्रिक्शन कैसे होगा, बॉडी का लॉकिंग होता है तब ना फ्रिक्शन होता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, वंस द मोशन स्टार्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन वन सरफेस डज नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अदर सरफेस। सो यहाँ आप लोगों का ये स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ख़त्म होता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सब आप लोग के डेली लाइफ का है। आप लोग हमेशा देखते हैं कि एक बॉडी को जब रेस्ट पे रहता है उसको हिलाना कितना मुश्किल रहता है, पर जब बॉडी हिलना शुरू हो जाता है तब उस बॉडी को, जब बॉडी हिलना शुरू हो गया तब हम लोग उसमें कम फोर्स लगाते हैं तो भी बॉडी चलता है। स्टार्टिंग में जितना फोर्स लगाए तो उतना फोर्स का दरकार नहीं पड़ता है, कम फोर्स में भी वो बॉडी चलता है, फोर्स लगाना पड़ता है बट कम फोर्स में भी वो बॉडी चलता है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी को लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो स्टूडेंट्स, हियर माई वीडियो लेक्चर एंड्स। सो गाइज, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट, मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर ले, पार्ट 1 वीडियो को भी ध्यान से देख ले और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे ताकि आप लोग को ऐसे वीडियोस मिलती रहे। सो टेक केयर गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट स्टडी अहेड। ओके, बाय बाय।